रिस्पेक्टेड सर और सभी साथियों, आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ, 26 जनवरी 2024 को हम यहाँ बैठे हैं और गणतंत्र दिवस पर मैं अपने कुछ बातें आपके समक्ष रखूँगा और कोशिश करूँगा कि तथ्यों के आधार पे बातें मैं आपके बीच रख पाऊँ। और गुजारिश है कि बीच में कोई भी जवान जो है बीच में क्लैपिंग ना करे, इससे रिदम ना टूटे, इस वजह से। तो देखिए, आज भारतवर्ष के अंदर ज़्यादा नहीं कहूँ, कम से कम 20% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। आप सभी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जानते हैं, फिर भी दो चार बातें आपके बीच रखूँगा कि गणतंत्र का अर्थ क्या है। 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस दिन सिर्फ हमें स्वतंत्रता मिली थी, हम गणतंत्र नहीं थे। गणतंत्र का अर्थ होता है कि अपने देश का शासन की जो चाबी है वो अपने हाथ में हो। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच अंतर क्या था? उस दिन हमें आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन भारत का शासन फिर भी इंग्लैंड के हाथों से चल रहा था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब भारत के अंदर वह एक अभूतपूर्व पुस्तक बनकर के तैयार हुई, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसके बाद हम गणतंत्र हुए। हमारे देश का शासन हमारे हाथ में आ गया, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया, हमारे अपने लोगों के हाथ में आ गया। ये वास्तविक अर्थ होता है गणतंत्र का, जिसे हम आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे साथी जानते भी होंगे कि 26 नवंबर को ही संविधान जो है 1949 के अंदर बनकर तैयार हो गया था। फिर भी उसको लागू करने में 2 महीने का वक्त ले लिया गया। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब लाहौर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह घोषणा की थी कि हम 26 जुलाई के दिन को जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र, अपने आप को गणतंत्र घोषित किया था। उस दिन को याद करने के लिए संविधान को लागू करने में वक्त लिया गया। संविधान को बनाने के अंदर जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो दूसरे देश में उधार लिया गया संविधान, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। बहुत सारी अच्छाइयाँ आपके समक्ष रखी है, बहुत सारी बुराइयाँ आपके समक्ष रखी है। उन गठजोड़ में से, उन संगठन में से अच्छी अच्छी बातें निकाल करके एक जगह संजोना और उसमें बहुत सारी अच्छी बातें आपकी परिस्थितियों के अनुसार शामिल करना। जब वो भारत का संविधान बना, उसको हम उधार लिया संविधान नहीं कह सकते। देश के एक से एक विख्यात लोग, एक से एक शिक्षित लोग भारत की संविधान सभा के अंदर थे, जिन्होंने भारत के संविधान को निर्माण किया था। उन्हीं के अंदर एक बहुत बड़ा नाम आता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। उन्हीं के साथ मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जब बहुत बार प्रश्न आता है, हमारे सिलेबस की बातें भी कर लीजिए, अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि भारत का संविधान किसने लिखा, और ऑप्शन के अंदर एक संविधान सभा का ऑप्शन भी है, एक डॉक्टर BR अम्बेडकर का ऑप्शन भी है, तो वहाँ सही उत्तर होता है भारतीय संविधान सभा। क्योंकि उस संविधान को बनाने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं था, बहुत सारे लोगों का हाथ था। 300 प्लस हमारे संविधान सभा के मेंबर थे। लेकिन उन 300 प्लस के अंदर, अब देखिए, आसमान के अंदर हजारों सितारे होते हैं, लेकिन चंद्रमा एक होता है। उन 300 प्लस सितारों के अंदर एक चंद्रमा थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनका भारतीय संविधान को निर्माण करने में जितना बड़ा हाथ था, वो अकेले बहुत सारे लोगों के बराबर थे। अब कुछ बुद्धिजीवी यह प्रश्न भी उठाते हैं कि क्या भाई उन्होंने जिस प्रकार से अपने बातें, अपने विचार उसके अंदर डाली, तो क्या आवश्यकता थी? क्यों जरूरी था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जब शुरू में संविधान सभा बनी, उस समय संविधान सभा में नहीं थे। बाद में मुंबई से सीट को खाली करवाया गया, वहां से उनको इलेक्शन लड़वाया गया और तब वो संविधान सभा के अंदर दाखिल हुए।
इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसा शिक्षित और समझदार व्यक्ति भारत के अंदर नहीं था। उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। वो व्यक्ति जो तीन PhD विदेश से करके वहां बैठा था, उसको संविधान सभा के अंदर दाखिल करना जरूरी था। और बहुत सारे लोग संविधान सभा के अंदर ऐसे थे, बहुत सारे संविधान निर्माता ऐसे थे जो उनकी बात से सहमत नहीं थे, फिर भी उन्हें मजबूरन वहां रखना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर जो क्वालिटी थी, उनके अंदर जो योग्यता थी, वो किसी दूसरे इंसान के अंदर नहीं थी। अब उन्हीं से जुड़ी मैं थोड़ी चर्चा और करना चाहूँगा। जैसे आज हमारे बीच बहुत सारे साथी बैठे, एक वाक्य आता है कि वो थे तो आज हम हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है साथी। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते, उनके द्वारा लिखा गया संविधान नहीं होता, उस संविधान में उनके द्वारा किए गए प्रावधान नहीं होते, तो आज बहुत सारे साथी हमारे बीच से यहाँ नहीं बैठे होते। 100% सच है इस बात में। अब जैसे पीछे ही राम मंदिर का उद्घाटन किया गया 22 जनवरी को, जो लोग देखिए, मैं किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी विशेष वाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष रूप से अपने विचार रख रहा हूँ। आप सभी के अपने मत हो सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है हिंदू धर्म के खिलाफ थे, वास्तव में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप उस इंसान की परिस्थितियां देखिए। उनका जन्म उस दौर में हुआ जिस दौर में जो दबा कुचला वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, जिसके अंदर वो पैदा हुए, उसको शिक्षा लेने के अधिकार की तो बात बहुत दूर की बात है, पानी पीने तक का अधिकार नहीं। उस इंसान को क्यों न नफरत हो इन चीजों से? अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर पढ़े, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात ये थी कि वो अंग्रेजी सेना में उनके पिताजी सूबेदार के पद पर थे, इसलिए वो स्कूल जा पाए। जब वो घर से निकले तो उनकी माता भीमाबाई ने उनसे एक बात कही थी कि भीम, याद रखना, स्कूल में आपको हर तरह के बच्चे मिलेंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, आपको बुरा भी बोलेंगे, लेकिन आपको लड़ाई नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। एक यही उनकी माता का कथन था जो उन भीमराव को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना दिया गया। यही लाइनें थी जो जिन्होंने अपने जीवन में बचपन से धारण कर ली थी, और सभी से जो है दूर हटते हटते डॉक्टर अंबेडकर अपनी सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाई पर चढ़ते गए। जब वह स्कूल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले ऐसे बच्चे थे जो गरीब वर्ग के, दलित वर्ग के स्कूल जाने वाले छात्र थे। जब वहाँ गए तो स्कूल के अंदर बच्चों को बैठने के लिए टाट, पट्टी, सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। उन्हें कहा गया कि आप अपनी घर से लेकर के आइए। वो घर से अपना टाट लेकर के जाते हैं स्कूल के अंदर, और जब कहते कि सर मैं क्लास में आ जाऊं, तो टीचर कहते नहीं, आपको अंदर बैठने का हक नहीं है, यहाँ उच्च वर्ग, उच्च जाति के बच्चे यहाँ बैठे, आप इनके साथ नहीं बैठ सकते। उनको कहाँ बैठाया गया? उनको वहाँ बैठाया गया जहाँ सभी बच्चों ने अपने जूते, अपने चप्पल निकाल रखी थी, अपनी दरी, अपनी टाट लेकर के वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बैठाया गया। जब भीमराव ने कहा कि सर मुझे पीछे आवाज़ नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है सुनने की, पढ़ लिख करके कौन सा बैरिस्टर बन जाओगे, यह तो शुक्र मानो कि तुम्हारे पिताजी सूबेदार इसलिए तुम्हें स्कूल में बैठने दे रहे हैं। उनके साथ ऐसी जाति होती थी उस समय पे, जब स्कूल के अंदर घड़ा रखा जिसके अंदर पानी है, चपरासी खुद आकर के घड़े के अंदर से पानी भर के ऐसे डालता था, और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पानी पीते थे, और जिस दिन चपरासी छुट्टी पर था उस दिन पूरा दिन उन्हें पानी नहीं मिलता था। बताओ क्यों न नफरत होने इन चीजों से, क्यों न नफरत होने ऐसी व्यवस्था से। जब वो आगे पढ़े, विदेश के अंदर गए,
बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की। वहाँ से जो वडोदरा के महाराज थे वहाँ से स्कॉलरशिप लेकर के विदेश के अंदर पढ़ने गए, और वहाँ से जब वो अपनी एजुकेशन उन्होंने ग्रहण की, पीएचडी की डिग्री लेकर के वापस लौटे और सिविल सर्वेंट बनकर के देश के अंदर आए, तो जब वडोदरा के अंदर आए तो साथियों उन्हें कोई रहने के लिए जगह नहीं मिली। कोई अपना कमरा, कोई अपनी धर्मशाला रेंट पे देने के लिए तैयार नहीं था। अब वो एक पारसी समुदाय का घर था, उनके पास जाते हैं। वो कहते कि आप तो जो है जाति व्यवस्था को नहीं मानते, आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, आप हमें रहने के लिए कमरा दे दीजिए। पारसी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जो साथ वाले हैं वो ऐसा नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम रह जाओ, तुम ऐसा करो कि इस रजिस्टर के अंदर कोई पारसी नाम लिख दो अपना। उन्होंने अपना पारसी नाम लिख दिया और वो रहने लगे वहाँ पर, झूठ मूठ का नाम लिख दिया उन्होंने। लेकिन जब साथ वालों को ये पता लगा कि नहीं वो एक दलित समुदाय से लड़का है, वो एक निम्न जाति का लड़का है, तो लोग जो है हथियार लाठियाँ लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं कि तुमने हमारी धर्मशाला को जो है दूषित कर दिया है। वो कहते हैं कि अरे आपके धर्म के अंदर तो ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, जाति व्यवस्था है ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम फिर भी अछूत हो, तुम फिर भी निम्न जाति के हो, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। उस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये बात समझ आई कि झूठ बोलते हैं पारसी धर्म के लोग कि हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं है, वो सेम हिंदू धर्म के जैसा है। जब उन्हें वहाँ कोई रहने का स्थान नहीं मिला, कोई रहने की जगह नहीं मिली, तो उनके दोस्त थे, एक ईसाई थे, उनसे उन्होंने बात की। एक मुस्लिम धर्म से थे, उनसे उन्होंने बात की। जब उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्त से बात की तब उसने कहा कि आप तो मुस्लिम है दोस्त, आपके धर्म के अंदर तो ऐसी जाति व्यवस्था नहीं होती। वो कहता कि नहीं नहीं, हमने अभी अभी अपना धर्मांतरण किया है, हम पहले हिंदू धर्म में से थे, मैं नहीं मानता लेकिन मेरी पत्नी मानती है, वो हम तो हमें यहाँ नहीं रहने दी। एक ईसाई दोस्त थे उनके, जो उनके साथ वहाँ पड़े थे, उनसे उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे घर वाले ऐसा नहीं मानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मृत्यु से, अपने देहावसान से 21 साल पहले ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। महात्मा गांधी जी ने उनसे आग्रह किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, इससे क्या होगा, मेरे जो देश के अंदर जो हिंदू धर्म के भाई है, जो लोग रहते हैं, उनके अंदर जो है संशय पैदा हो जाएगा, उनके अंदर भ्रांति पैदा हो जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन उन 21 साल के अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं बदला। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में, अपनी मृत्यु से पहले 1 साल पहले 1955 में अपना धर्म रूपांतरण कर लिया। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। बोधिसत्व कौन होता है? बोधिसत्व वो होता है जिसके मन में किसी भी धर्म के लिए कोई पाप नहीं है। उनके धर्म में इंसान इंसान है, मानव मानव है, चाहे वो किसी जाति का हो, निम्न जाति का, उच्च जाति का हो। और यह सीख, अब देखिए जैसे कोई कहता है कि मैं भगत सिंह को मानता हूँ, कोई कहता है मैं सुभाष चंद्र को मानता हूँ। मानने का मतलब क्या होता है? क्या समझते हैं मानने का मतलब? मानने का मतलब होता है उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग, उनके द्वारा कही गई बातें, उनके ऊपर चलना, उनको अपने दिमाग के अंदर धारना, और जो उन्होंने उद्देश्य हमें दिया है उस उद्देश्य को पूर्ण करना। मानने का अर्थ ये होता है। मानने का अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी भगवान में, किसी देवी देवता में विश्वास करते हैं, हम सिर्फ मंगलवार को छोड़कर बाकी दिन हम मांस मिट्टी खा लेते हैं। मानने का अर्थ ये नहीं होता। दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने विषय से दूर ना जाते हुए उसी के ऊपर बात करेंगे कि जब भारत का संविधान बनने की बारी आई, उस समय एक रात का मैं वाक़या आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी यह कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है एक विशेष वर्ग के नेता रहे हैं, गरीब समुदाय के, दलित समुदाय के नेता रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने दलित वर्ग के लिए इतना काम किया है, इतना काम किया है कि आज जो उनकी स्थिति है सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। उनके आदर्श कौन रहे? महात्मा फुले। महात्मा फुले जब अपने एक दोस्त जो उच्च जाति वर्ग से संबंध रखते थे, उनकी शादी के अंदर इनवाइट किया जाता है और वो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के द्वारा इतना बुरा व्यवहार किया जाता है महात्मा फुले के साथ। तब उस दिन से महात्मा फुले ने ठान ली थी कि नहीं, मैं इस व्यवस्था ख़त्म करूँगा।
और घर जाकर के वो शिक्षित थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की, उन्होंने गरीब वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए हजारों काम किए, लाखों काम किए, इतना काम किया। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा मुद्दा आप अपने जहन से छोड़ रहे हैं। क्या? डॉक्टर अंबेडकर ने इतना काम दलित वर्ग के लिए नहीं कहा जितना काम उन्होंने महिलाओं के लिए किया। महिलाएं किसी विशेष जाति में नहीं है, सभी वर्ग में है, सभी जातियों में है, हर धर्म के अंदर है। अगर आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं अगर आज शिक्षित हैं तो उसके पीछे एक मात्र हाथ है डॉक्टर अंबेडकर के। उन्होंने अपने कथन के अंदर, अपनी वाणी के अंदर कहा भी है कि मैं किसी वर्ग, किसी समुदाय की तरक्की इस बात से मानता हूं कि वहां महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी। तो ये बात, दूसरी बात आप ले लीजिए, बहुत सारे साथी यहाँ पुलिस विभाग में आने से पहले मजदूरी करके आए हैं। आपको अपने हक, अपने अधिकार पता है। मजदूरों के लिए स्पेशल राइट बनवाने वाले डॉक्टर अंबेडकर, महिलाओं के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए उन्होंने इतने अधिकार, इतने कानून संविधान के अंदर लिख करके गए हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। यानी सिर्फ एक चीज़ को देखते हुए हम उन्हें किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष समुदाय का नेता घोषित नहीं कर सकते। साथियों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देश, दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आज से लेकर के पिछले 300 सालों, जिसके अंदर अरस्तु रहे हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, 300 सालों का इतिहास उठाती है और उसके अंदर ये रिसर्च करती है कि 300 वर्ष के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सबसे अच्छे स्टूडेंट कौन है। बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर ये लिखा हुआ है। पिछले 300 वर्षों का इतिहास के अंदर डॉक्टर अंबेडकर प्रथम स्थान पर रहे। जब हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट के अंदर एंट्री करते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एक फोटो लगी हुई डॉक्टर अंबेडकर की। ये उनकी महानता है। और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम बड़े गौरवानुपूर्ण हैं कि हम उस महान विभूति के बारे में बात कर रहे हैं, उस महान विभूति के बारे में सुन रहे हैं और उनके द्वारा लिखे गए संविधान के अंदर आज देश चल रहा है। जब डॉक्टर अंबेडकर से संविधान सभा के अंदर पूछा गया कि बाबा साहेब आप बताइए क्या ये संविधान अच्छा है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कहूँगा ये संविधान अच्छा है, क्योंकि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, जब तक उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे वो संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता। संविधान चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, जब तक उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा। तो आज इन चीज़ों से वर्तमान समय के अंदर में क्या सीख लेनी चाहिए? वर्तमान समय के अंदर में ये सीख लेनी चाहिए कि हमें देश के अंदर कुछ न कुछ जो अपना योगदान देना है। इसी से जुड़ी मैं एक छोटी सी घटना और बताना चाहूँगा। 3 दिन पहले जब मैं छुट्टी से आ रहा था, तब पानीपत गेट से लेकर के मैंने लाल बत्ती का ऑटो लिया और जब मैं वहाँ उतरा तो मैंने ऑटो वाले को 10 रुपये निकाल के अपनी जेब से दिए। तो साथ बैठे एक लड़के ने मेरे से कहा, सॉरी ऑटो वाले ने मेरे से कहा कि जनाब 20 रुपये है। मैंने जो आप कैप लगा रखी, कैप मैंने लगा रखी थी। तो वहाँ सीट पे बैठे के लड़के ने मेरे से कहा कि जनाब पहली बार मैंने किसी पुलिस वाले को पैसे देते हुए देखा, ऑटो वाले को। मैं यहाँ से डेली अप डाउन करता हूँ। ऐसी बात सुन करके पूरे महकमे का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। लेकिन मैंने उसे एक बात कही थी कि दोस्त आप विश्वास रखिए हमारे ऊपर, सारे ऐसे नहीं हैं। कुछ लोगों की वजह से आप पूरे डिपार्टमेंट को ऐसा मत समझिए। और हम कोशिश करेंगे कि आगे से ये जो छवि है जो पुलिस की वो आगे सुधरे, ऐसा ना हो। तो मेरी भी आप सभी से, आप सारे साथी जो भर्ती हुए हैं, गुजारिश है कि जो छवि आज हमारी समाज के अंदर बन गई है उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करें, गिराने की कोशिश ना करें कभी भी। देखो दोस्तों, गलत काम करना वैसे ही बुरा होता है, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब आपने वर्दी धारण कर रखी हो, कैप धारण कर रखी हो, तो बिल्कुल संभल कर चलना, क्योंकि लोग, दुनिया बाकी को बाद में देखते हैं, सबसे पहले हमें देखते हैं। ये निशान देखते ही ये दिख जाता है कि पुलिस वाला है। ज़्यादा समय में नहीं लूँगा, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।
मकसद